नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप सभी से। क्या आपने कभी भूत प्रेत चुड़ैल को देखा है? नहीं ना। बहुत सा लोगों का ये दावा है कि हमने नहीं देखा है, लेकिन मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं। लेकिन मैं भी इन चीज़ों पर कभी यकीन नहीं करता था। मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, ना इन पर विश्वास करता था, ना कभी भूत प्रेत से आमना सामना हुआ था। लेकिन जब मेरे साथ में ये हालात होते गए ना, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये शक्तियाँ तो होती ही है। आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, आपसे मिले या ना मिले, जरूरी नहीं है। लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है, वो जो करना चाहती हैं आपके साथ, वो करके ही रहती है, आपके बिना नजरों में आई हुई। कई बार आपके सामने होती है, लेकिन आपकी नज़र अब पहचान नहीं सकती है कि जो मेरे सामने वो खड़ा है या खड़ी है, कौन है, आम इंसान है या फिर कोई शक्ति, कोई भूत प्रेत है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये घटना हरीश की है, उत्तराखंड की। हरीश जो थे ना, अच्छे परिवार से थे, खुशहाल परिवारों से थे। उनका पिता का अपना छोटा सा काम था, ढाबा भी था और हलवाई गिरी का, यानी आज की भाषा में कहे तो पार्टी शार्टी का वो काम कराया करते थे, खाने पीने का। उनके ढाबा में दोनों चीज़ बना करता था, नॉन वेज वेज, अब अपनी अपनी पसंद जिसको जो खाना है। लेकिन इसमें उनका महारत हासिल था, बहुत ही अच्छे कारीगर थे और उनकी भी वजह से वो ढाबा अब आगे बढ़ चुका था। हरीश जो थे ना, उस टाइम उनकी जो उम्र थी लगभग 22-23 साल की थी। लेकिन वो भी अपने पिता का गुणों को सीख रहे थे और सीख भी चुके थे। और बड़ा उनका परिवार खुश था, बिल्कुल जैसे आम एक परिवार होता है, कोई कष्ट ना, कोई कर्जा, सब खुशहाल जिंदगी था। सब लोग बड़ा मज़े से जी रहे थे, कोई ऐसी चिंता की बात ही नहीं थी। अचानक हरीश के जो पिता होते हैं ना, अपने ढाबा पर जब सुबह सुबह जाते हैं तो उनके ढाबे के आगे में कुछ टोना टोटका किया हुआ मिलता है। कुछ नींबू, कुछ लाल रंग सिंदूर जैसा, लाल चूड़िया, लाल कंघा, मतलब जो भी चीज़ था, लाल कपड़ा, सब लाल ही लाल था, एक नींबू छड़ करके। लेकिन हरीश के पिता इन चीज़ों को मानते नहीं थे, वो हंसते थे इन चीज़ों पर। कोई कहता था कि मैं भूत देखा, कोई प्रेत देखा, तो मन ही मन हंसते थे, लोगों को बताते थे ऐसी चीज़ कोई नहीं होता, तुम्हारा दिमाग का भ्रम होगा। और वो मानते भी नहीं थे इन चीज़ों को, ना अंधेरे में जाने से डरते थे। अब जो भूत प्रेत को मानता नहीं है तो डरे किस बात से? डर नाम का चीज़ नहीं था। और जब वो देखते हैं अपने ढाबा पर जाकर के, सुबह सुबह जब ढाबा खोलते हैं, अब वहाँ पर टोना टुटका किया हुआ है, चूड़िया कुछ तुड़ी हुई है, कुछ साबुत है। अब देख करके जो उनके नौकर चाकर आके खड़े होते हैं उनके बाद में कि चलो अब ढाबा खोलने का वक्त हो गया है, तो वो लोग भी देख करके हैरान हो जाते हैं, वो डर के पीछे हो जाते हैं। कोई ढाबा के पास में आता नहीं है। वो लोग टोना टोटका मानते थे, भूत प्रेत को मानते थे। लेकिन जो हरीश के पिता थे ना, उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। अतः वो अपने नौकरों से बोलते हैं, अरे तुम डरते काहे के लिए भाई, ढाबा खोलो। लेकिन ढाबा अब खोले कैसे? रास्ता वही था, उसको लांग करके कोई जाना नहीं चाहता था। सब दुविधा में पड़े थे कि आखिर ये कौन कर गया, कैसे हो गया। अब हरीश के पिता का अब कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, कोई जैसे जलन वाला कोई व्यक्ति है, या हो सकता है कोई मजाक कर गया हो। अब हरीश के पिता इन चीज़ों को मानते नहीं थे, तो जब उनको नौकरों ने ये सब काम नहीं किया, हटाया नहीं, तो खुद ही वो उन टोना टोटका को उठा करके एक पॉलीथीन में रख करके और दूर जा करके फेंक आते हैं और कहते हैं, अरे सब बकवास चीज़ें हैं, कोई हमें डराने के लिए कर गया है, इससे कुछ होता नहीं है। खैर वो दिन तो बड़ा सकुशल बीत गया। अगला दिन भी अब शाम होने से पहले सब कुछ सही चल रहा था। आज जैसे ही शाम होता है ना, ग्राहकों की भीड़ लगती है और अचानक हरीश के पिता को तबीयत खराब हो जाती है। अब चक्कर आता है, चक्कर आकर के गिर जाते हैं, शरीर बुखार से तपने लगता है। अब हरीश के जो नौकर चाकर होते हैं, जो ढाबा पर काम करते हैं, अब हरीश का घर बगल में ही था, जाते हैं, बुलाते हैं कि तुम्हारे पिता की ऐसी हालत है। हरीश भी आते हैं, देखते हैं तो बाकी जो कह रहे थे नौकर चाकर यही बात है, हॉस्पिटल लेके भागते हैं।
डॉक्टर भर्ती कर लेते हैं, कहते हैं घबराने की बात नहीं है, ये सब हो जाता है, उम्र भी हो चुकी है और ऊपर से शरीर कमज़ोर भी है, ज़्यादा मेहनत करते हैं ना। तब हरीश कहे कि हाँ, मेहनत में पीछे नहीं हटते। तब इनको आराम की ज़रूरत है, दवा दारू देते हैं और फिर कहते हैं कि आप ले जाइए, इनको घर पर आराम से बिल्कुल सुख शांति से रहने दीजिए। अब इनको ज़्यादा शोर शराबा को ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना दवा दारू टाइम पे खिलाइए, देखिए कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। हरीश वही काम करते हैं, ढाबा पर नहीं ले जाते हैं, घर ले जाते हैं, अपनी माँ को बताते हैं, अपनी बहन को बताते हैं कि इनको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन हरीश के पिता अब कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे काम पर जाना है। हरीश और उनका पूरा परिवार उनको समझाता है कि अभी इससे योग्य नहीं हुए आप, अभी आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टरों का कहना है कि आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, 10-15 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए और दवा दारू टाइम पर चलना चाहिए। और तब जाके हरीश के पिता मानते हैं। अब इसके बाद जो जिम्मेवारी थी हरीश के कंधे पर आ गई ढाबा चलाने का, तो वो ढाबा चलाने लगे। लेकिन घटना यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद रात के टाइम 12-1 बजे के बाद में ढाबा बंद हो जाता था। अब उनके नौकर चाकर आसपास के रहने वाले थे और वो भी चले जाते थे, कोई रुकता नहीं था। एक ढाबा ऐसी जगह पर था कि आसपास में कुछ था ही नहीं, सोन सपाटा एरिया, रोड पर ऐसे ढाबा बनते हैं, एकांत में खुली जगह थी, ट्रक वगैरह खड़ा होते थे। लेकिन रात होने के बाद में 12-1 बजे जब रोड सुनसान हो जाती थी तो बगल में घर था, ज़्यादा दूरी पर नहीं था, तो ढाबा बंद करके अपना घर पर चले आते थे। अगले दिन जब जाते हैं सुबह में ना, तो सुबह में ढाबा का अब चोरी हुआ पड़ा है। किसी ने ताला तोड़ करके जो कीमती सामान था, गल्ला फल्ला जो भी था, वो सब ले गया। अच्छे अच्छे बर्तन जो काम के थे वो चोरी हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हरीश उसका भी इंतजाम करते हैं और चलो मान लेते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और तब दोबारा से अपना काम शुरू करते हैं। इधर उनके पिता का इलाज चलता है। अब उनका जो तबीयत सही होना था, धीरे धीरे वो स्वास्थ्य उनका गिरने लगा। अब दोनों तरफ चिंता थी। इस तरह करते करते अब ढाबा भी संभालना, पिता को भी संभालना, डॉक्टर के पास भी ले जाना। डॉक्टर बदलते रहे, लेकिन जहाँ उनको स्वास्थ्य सही होना चाहिए वो गिरता ही चला गया। 6 महीने तक इलाज चला, 6 महीने तक ढाबा संभालते रहे, लेकिन ना तो ढाबा सही ढंग से चल रहा था और ना उनका पिता का स्वास्थ्य सही हो रहा था। बहुत रुपए खर्च हुए उनके इलाज में, डॉक्टर पर डॉक्टर। अब दूर दूर तक अब लेके जाते थे हरीश अपने परिवार के साथ में अपने पिता का इलाज कराने के लिए। महंगी महंगी दवाई, महंगी महंगी टेस्ट, सब कुछ होता था। लेकिन जहाँ उनका स्वास्थ्य सही होना चाहिए था, स्वास्थ्य 1% भी सही नहीं हो रहा था और ऊपर से स्वास्थ्य उनका गिरता जा रहा था। अब तो ऐसा हालत हो गया था कि शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा दिख रहा था। ऐसा लगता था कि कोई फूंक मारे तो उड़ जाएंगे, ऐसी उनकी हालात हुई पड़ी थी। डॉक्टर बदलते रहे। जहाँ लोग कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर है, पैसे की चिंता नहीं करते थे, लेकिन अब उनके पास जो पैसा था ना, सब कुछ खत्म हो चुका था। लोग बाग अच्छा रिलेशन था, पैसा जाके मांगते थे उधार, अब पिता का नाम सुन करके अब दे भी देते थे लोग। लाखों रुपये कर्ज हो चुका था। लेकिन अगर स्वस्थ हो जाते ना तो चलो सब कुछ वसूल भी हो जाता। लेकिन पिता की मौत अब हो जाती है 6 महीने के बाद में। अब इसके बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब जो हरीश है ना, अपने परिवार को संभालने में लगे हैं। ढाबा तो खैर भूल ही जाइए, ढाबा तो बंद ही हो चुका था। अभी उनका ये स्थिति नहीं थी कि ढाबा दोबारा से चालू कर सके। नौकर चाकर दूसरे जगह पर जा चुके थे। हरीश एकदम अपने परिवार को संभालने में लगे रहते थे। कर्जा इतना हो चुका था कि कर्जे वाले भी अब आने लगे कि हरीश भैया मेरा कर्जा पहले चुका देना, बहुत ज़रूरी काम है। अब जानने वाले लोग थे, लेकिन हरीश के पास में पैसे नहीं थे, तो आखिर कर्जा चुकाए कहाँ से। जब कर्जे का दबाव बढ़ने लगा तब हरीश बहुत परेशान हो गए। सबसे पहले उन्होंने ढाबा बेचा। ढाबा से जो पैसा मिला और उसके जो अर्जेंट वाले कर्जे वाले थे उनको चुकता किया। लेकिन यही बात ख़त्म नहीं होती, अभी तो और कर्जे थे। वो कर्जा कैसे चुकाएंगे। अब ले दे करके अब उनका एक घर बचा हुआ था, अब कुछ ज़मीन थी। ज़मीन भी इतनी कीमती नहीं थी कि उसको बेच करके और वो सारा कर्जा चुका पाए।
लाखों रुपए उनके पिता थे, उनमें दवाई दारू में खर्च हुआ था और वो समझ नहीं पा रहे थे। पाई पाई के लिए उनका परिवार मोहताज हो गया था। अब ऐसी हालत हो गया था ना कि बहन की शादी करने का अब इंतजाम भी नहीं कर पा रहे थे। रिश्ता तय हुआ पड़ा था, लेकिन अभी उनकी हालात थी कि वो चीज़ को रोकना पड़ा। ससुराल वाल को जाकर के मना करना पड़ा कि नहीं, हम अभी रिश्ता नहीं कर सकेंगे, हमें कुछ और मोहलत दीजिए, हम अगले साल करेंगे। मान गए, शरीफ लोग थे, वो भी समझ रहे थे कि पिता के मौत के बाद में ये लोग परेशान हो गए, मानना ही पड़ा। लेकिन चलो, अभी जो तक हुआ हुआ, लेकिन आगे भी उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा था। पैसा तो आमदनी थी नहीं, खर्चे बहुत सारे थे। अब उनके पास तो ढाबा भी नहीं था कि ढाबा चालू करें और अपना काम धाम शुरू करें। पैसे के लिए अब एक एक पाई के लिए तरस गए थे। आखिरकार अब वो पाक कला का मास्टर थे, जानते थे खाना कैसे बनता है, नॉन वेज का तो मास्टर थे ही। और तब उनके परिवार ने, किसी ने कहा कि ऐसे बैठने से काम नहीं होगा, हम देखो हम लोग अब पाई पाई के मोहताज हैं, कम से कम जाकर किसी काम ही कर लो। तो और कोई उनको काम आता नहीं था, तो एक ढाबे पे जाते हैं, जानने वाला होता है। जब हरीश अपनी कहानी बताते हैं तो दया भाव दिखाता है, अपने पास रख लेता है। लेकिन इतने कम पैसे में वो काम कर रहे थे, अब उसे कर्जा कैसे चुकेगा? परिवार का सही ढंग से भरण पोषण नहीं हो रहा था, तो कर्जा तो दूर की बात थी। बड़ा उदास रहा करते थे और अब देखते थे समय का चक्र कैसे उनके साथ में खेल खेल रहा है। परेशान थे और वो सब कुछ मानते थे, अपने पिता को दोषी मानते थे कि क्या जरूरत थी उन टोना टोटका को अपने हाथों से उठाने को, छोड़ देते। अब वही सब कुछ तो यही सब किया है, हमारे ढाबा से लेकर के हर चीज़ नाश कर दिया है, पिता का स्वास्थ्य गिरा दिया, पिता को मौत में ढकेल दिया। दोषी मानते थे उन टोने टोटकों को कि सब उसी की वजह से हुआ है। अब उनका विश्वास था ना इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन कभी जीवन में भूत प्रेत नहीं दिखे थे और अभी भी विश्वास भी करते थे और नहीं भी करते थे। खैर, आगे की कहानी अब मैं आगे जो सुना रहा हूँ ना, आप भी दंग रह जाएंगे। शाम के टाइम जब भीड़ हुई पड़ी थी, जिस ढाबा पर काम कर देते, वहाँ एक कार आके रुकती है। कार से एक इंसान उतरता है, सूटेड बूटेड होता है, टोपी लगा के होता है और सीधा हरीश के पास में आता है। हरीश उसको पहचानते नहीं हैं, अपने काम में बिजी हैं। तब उनका नाम ले कहता है कि आप हरीश हो ना? हरीश चौंक जाते हैं, कहते हैं जी बताइए, मेरा नाम ही हरीश है, आप फलाने का बेटा हो ना? हरीश कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं आपको पहचाना नहीं। तब कहते हैं कि नहीं, आप नहीं जानते हैं, आपका पिता जानते हैं मुझे अच्छी तरह से। कहता है कि आपसे कुछ ज़रूरी काम है, अगर समय हो तो मेरे गाड़ी में आके चलो, वहीं बैठ के बात करते हैं। हरीश इधर उधर देखते हैं। अब उनका मालिक भी था, मालिक समझ गया कि कोई ज़रूरी बात है, अब इजाज़त दे देता है, जाओ भाई हरीश, बातचीत कर लो। हरीश चले जाते हैं उस इंसान के साथ में, पिछली सीट पर दोनों लोग बैठ जाते हैं। हरीश अभी भी आश्चर्य में है कि शख्स को मैं कभी देखा नहीं, ना तो अपने कभी पापा के साथ में देखा, जबकि ये हमारे बारे में सब जानता है। तब हरीश पूछते हैं कि जी सर बताएं, आप मुझे कैसे जानते हैं, मेरे पापा को कैसे जानते हैं? तब वो शख्स कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हारे पापा को बहुत दिनों से जानता हूँ। खैर, पापा वाली बात छोड़ो, अब बताओ तुम यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, इससे तुम्हारा परिवार चल रहा है सही ढंग से? हरीश कहते हैं कहाँ सर, यहाँ से तो मेरे घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, कर्जा इतना हुआ पड़ा है, तो कैसे मान लो कि हमारा काम सही चल रहा है? हम तो पाई पाई के तरसे हुए हैं। तब वो शख्स कहता है मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ, मैं तुम्हारा पिता का दोस्त हूँ। जब मैंने सुना ना कि तुम्हारी हालत ऐसी पड़ी है, तब मुझसे रुका नहीं गया, मैं तुम्हारे लिए एक पेशकश लाया हूँ। तब हरीश चौके कहने लगे जी सर बताएं, क्या बात है? तब कहने लगा कि आप तो अब पाक कला में माहिर हो, खाना बनाने में माहिर हो। हरीश कहने लगे हाँ, ये तो मैं अपने पापा से सब कुछ सीख रखा हूँ। तब वो शख्स कहने लगा
कि देखो मैं एक ऐसा काम आपको देना चाहता हूँ, आप पर भरोसा करके। हरीश चौंकते हुए कहने लगे कि जी बताएं कौन सा काम आप देना चाहते हैं। तब वो शख्स कहता है कि ये सब अब हमारे आपके बीच में ये बातचीत होगी, कोई तीसरा व्यक्ति इस बात को नहीं जानना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हो तो आपका नुकसान होगा। सोच लो, समझ लो, अगर पसंद आता है तो काम करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। हरीश हैरान हो जाते हैं, ऐसा कौन सा काम है भाई जो इतना अब एकदम गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है, अपने परिवार तक, अपने दोस्त मित्रों तक। तब वो आश्चर्य में पड़ते हैं, लेकिन पैसे की ज़रूरत थी। तब कहते हैं ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, मैं अपने परिवार को नहीं, अपने दोस्त मित्रों को, किसी को नहीं बताऊँगा। आप बात बताइए, मुझे पैसे से मतलब है। वो इंसान अब मुस्कुराता है और कहने लगता है कि बिल्कुल सही सही है काम, अब आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। हरीश आश्चर्य में रहते हैं और कहते हैं कि काम तो बताइए सर, आपने बात तो बहुत कर ली, मैं मान भी लिया, लेकिन अभी तक आपने काम के बारे में बताया नहीं कि करना क्या है। तब इंसान थोड़ा देर चुप रहता है और कहने लगा कि देखो हरीश, तुम्हारे जो पिता थे ना, मेरे मित्र थे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता था और उनके कुछ मेरे ऊपर एहसान भी थे जब मैं गरीबी में जी रहा था। तब उन्होंने मेरे ऊपर में कुछ मदद किया था और उसका मैं एक तरह से कर्जा उतारने आया हूँ। हरीश अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसा इंसान है, काफ़ी देर से अब भूमिका बांधे जा रहा है और काम की बात तो बता नहीं रहा है। तब वो शख्स बोलता है हरीश से कि मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहा है। तब हरीश कहते नहीं सर, बोर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जानने की अब इच्छा है कि जल्दी से आप उस काम को बताएं। शख्स कहता है कि कुछ नहीं करना है, खाना बनाना है, जैसे तुम होटल में बना रहे हो ना, ऐसे ही बनाना है। एक परिवार का अब खाना बनाने का काम है। तब हरीश कहते हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है, तो आपने ये इस काम के लिए मुझे क्यों चुना। तब वो शख्स हंसने लगा, कहने लगा ये कोई नहीं कर सकता है, जो काम आपको देने जा रहा हूँ ना, हर कोई नहीं कर सकेगा। हरीश अभी भी आश्चर्य में डूबे हुए हैं, कैसा काम है भाई, खाना बनाने का काम तो हर कोई कर सकता है, तो ये शख्स मेरे पास में क्यों आया है। आइए, दो आदमी का, मैंने एक परिवार का खाना कितने लोग होंगे, 2-4 लोग होंगे, कोई भी कर सकता है, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान खाना बना सकता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो शख्स धीरे धीरे अब लाइन पर आता है, बताता है कि देखो ये जो खाना बनाना है ना, एक ऐसे परिवार को बनाना है जो तुम्हें नज़र नहीं आते, नज़र नहीं आएंगे। चौंकने की बारी थी हरीश की। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो आप। तब वो इंसान धीरे से मुस्कुराता है, कहने लगता है जो तुम सुने हो ना, बिल्कुल सही बात है। ऐसे परिवार के अब तुम्हें खाना बनाना है जो हैं भी और नहीं भी हैं। वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पर हर वक्त मौजूद रहेंगे। उनके लिए तुम्हें अब खाना बना के रखना है, सेवा भाव करना है, और वहाँ उस कोठी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। पूरी कोठी की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, सफाई से लेकर के हर एक चीज़ का, बाजार से जो भी सामान लाना है, खरीदना है, सब्जी से लेकर के और मटन तक, सब कुछ तुम्हें ही करना है। हरीश अब उस शख्स को तरफ देखते जा रहे हैं, पागल है या मुझे पागल बना रहा है। कहते ये कैसे हो सकता है, जो कोठी में रह रहा हो और वो दिखाई न दे, मैं कैसे मान लूँ। तब इंसान हंसते हुए कहता है धीरे से कि जो मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सत्य बात है। हरीश आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, तब उनको समझ में आता है कि कहीं ये भूत प्रेत का बात तो नहीं है। तब वो चौंक के कहते हैं कि आप कभी ये भूत प्रेत की बात तो नहीं कर रहे हो। वो इंसान हंसता है और कहता है बिल्कुल तुम समझ गए हो। अब हम उसको भूत ही प्रेत समझ सकते हैं। जो इंसान दिखाई नहीं देता है तो एक तरह से भूत ही प्रेत होगा। तो बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। हरीश डर जाते हैं, कहती है नहीं, इसी वजह से तो मेरा पिता का जान गया। वो टोना टोटका के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। तब वो जो इंसान होता है वो कहता है कि मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ जानता हूँ, उनके साथ में क्या हुआ। उन पुरानी बातों को छोड़ो, अब तुम बताओ ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे।
हरीश कहते हैं कि ना, मैं नहीं कर सकता। तब कहता है कि सोच लो, ये जो काम करोगे ना, इसमें सारे तुम्हारे कर्जा उतर जाएंगे। अब पहले की तरह तुम्हारा सुखी परिवार हो सकता है। अब सोच लो, जो करना है सोच समझ के बताओ। मैं तुम्हारे साथ अभी बैठा हूँ, जो फैसला करना है मुझे फैसला करके और अभी का भी बता दो, हाँ या ना। अब देख लो, इस छोटे से काम के बदले में तुम्हें कितना पैसा मिलेगा, जिससे तुम्हारा पूरा कर्जा उतर जाएगा। तुम्हारी जो खोई हुई दौलत है, एक तरह से तुम्हारे पिता के ऊपर में खर्च हो चुकी है, वो दौलत भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। तुम्हारा परिवार सुखी संपन्न परिवार बन जाएगा पहले की तरह। तुम्हारा सिस्टर की धूमधाम से शादी कर सकते हो। मतलब वो लालच पर लालच देता गया। हरीश खौफ में थे, डरे हुए थे कि यही सब वजह से मेरे पिता का मौत हुआ। अब फिर ये इंसान, मैं इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे उसी लाइन में ढकेल रहा है। लेकिन जब लालच अब इंसान को आ जाता है ना, तो सब कुछ भूल जाता है पैसे के लालच के आगे। हरीश को अब सब कुछ याद आने लगा, कितनी कठिनाइयाँ थी, कितना कर्जा था, ये सब कैसे चुका पाएंगे। और सबसे ज़्यादा टेंशन थी अपनी बहन की शादी का। अब वक्त ज़्यादा भी नहीं था साल होने में। अब फिर या तो रिश्ता टूटता या फिर कुछ अलग बात बनती। मजबूर हो चुके थे। और तब हाँ कहते हैं, कहते हैं कि मेरे ऊपर में ऐसा कोई खतरा तो नहीं होगा। और तब इंसान कहता है कि नहीं, अगर तुम मेरी बताए रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, अपने मन से तुम अब उसमें छानबीन करोगे, कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये लोग कौन हैं, तो तुम्हारे ऊपर में खतरा भी हो सकता है। लेकिन मेरे सलाह पर चलोगे ना, तो तुम भी सही रहोगे, तुम्हारा काम भी सही रहेगा और पैसा तुम्हें मिलता रहेगा। अब पैसा इतना दे रहा था कि हरीश को मानना ही पड़ा। हरीश अब पैसे के लालच में पड़ चुके थे और हाँ बोलते कि कब से करना है। और तब वो शख्स कहता है कि कल मैं इसी टाइम में आऊँगा और मेरे साथ में चलना पड़ेगा, थोड़ा दूर का मामला है, तो कल तुम पूरी तैयारी के साथ में रहना, अब मैं तुम्हें यहीं से लेके चलूँगा। हरीश अब मान चुके हैं, पैसे के लालच आ चुका है और वो समझ रहे हैं कि हाँ, पैसा ही तो आज के संसार में सब कुछ है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब रिश्ते नाते भी पैसे के आगे फेल हैं। अब मान लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार रहूँगा, कल आप आ जाइएगा। कार से उतर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं। उनका मालिक पूछता है कि कौन था शख्स। तब कहते हैं कि दूर का रिश्तेदार था और मुझे एक नौकरी का ऑफर दे गया है। उसका एक शहर में ढाबा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, अब मैं उसके साथ काम करना है, पैसा अच्छा दे रहा है। तब वो उनका मालिक होता है ढाबे का, कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अब देखो, अब तुम देर मत करना, उसके साथ चले जाओ, हो सकता है कि वो इंसान तुम्हारा भविष्य को संवार दे। अब वो तुम्हारा रिश्तेदार है तो तुम्हारी मदद करेगा ही। मालिक भी खुश हो जाता है। अगले दिन हरीश तैयार रहते हैं। अगली शाम हरीश तैयार रहते हैं। अपने परिवार में अभी साहब बातें तो बताए नहीं। हाँ, इतना ज़रूर बताए कि मुझे एक शहर में ऑफ़र मिला है, एक ढाबा पर मुझे काम करना है और मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो आएगा, कुछ और पैसा बढ़ के आएगा तो हमारी गरीबी अब धीरे धीरे दूर हो जाएगी, कर्जा भी हम दे देंगे। हरीश कोई भी बात ऐसा कुछ बताते नहीं हैं, बस इतना ही बताते हैं कि मुझे शहर में नौकरी मिल चुका है, हाँ कल मुझे अब जाना है। पूरी तरह से तैयार होकर के अब ढाबे में आ जाते हैं। ढाबा में जहाँ काम कर रहे थे वहाँ इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कब वो अगला आएगा। अगला आता है 8 बजे रात को। आते ही कार पहचान जाते हैं, आप दौड़ के जाते हैं तो वही शख्स होता है और कहता है कि आके बैठो, अब हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें लंबा सफ़र तय करना है। और इसके बाद उनकी गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी रात भर चलती रहती है। रात भर सफ़र करने के बाद में अब वो सुबह एक शहर में आ जाते हैं। शहर उनके लिए अनजाना होता है, वो जान भी नहीं पाते हैं कि हम किस शहर में। पूछते हैं उस शख्स से कि शहर का नाम क्या है। शख्स उनको बताता है कि हम अपने गांव से बहुत दूर हैं,
ये एक अनजान शहर है, नाम भी बताता है। और फिर हरीश पूछते हैं कि मुझे अब यहीं पर रहना पड़ेगा। तब वो शख्स कहता हाँ, अब तुम 24 घंटे के लिए अब जिस कोठी में हम जा रहे हैं और उसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। सब काम को समझाता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है और क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, सब कुछ धीरे धीरे पूरा गाड़ी में उनको बता देता है। सुबह के टाइम वो लोग अब एक कोठी में पहुंचते हैं। कोठी पुरानी सी दिखती है, लेकिन जब अंदर जाते हैं ना तब लगता है कि बाहर से देखने में पुरानी तो है, लेकिन अंदर कीमती सामान भरे हुए हैं। सब कुछ है जो एक परिवार में होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक शख्स को देख करके चौंक जाते हैं, जो शख्स की उम्र लगभग 50 से ऊपर ही होगी। दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी, काला टीका किया हुआ, जैसे लग रहा है कि वो नशे में हो। बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल नशे में चूर दिखाई दे रही थी। आज शरीर से भी बहुत पहलवान की तरह दिख रहा था। हरीश पूछते हैं कि ये कौन है। तब जो लेके गया था शख्स कहने लगा कि तुम्हें इन्हीं के अंडर में रहना पड़ेगा। ये जो तुम्हें बताएंगे वही सब काम करना पड़ेगा। मैं इनके हवाले कर देता हूँ और बाकी काम तुम्हें समझा देंगे। और रहा पैसे कौड़ी का मामला, मैं आता रहूँगा और वक्त वक्त पर तुम्हें पैसा देता रहूँगा। तुम्हें किसी बात का फिक्र नहीं करना है। कुछ पैसे अब नगद देता है, फिर चला जाता है। अब हरीश उस कोठी में आते हैं। कोठी तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, सामान भरा हुआ है, बेड लगे हुए हैं, सोफा भी लगा हुआ है, फ्रिज भी रखा हुआ है, किचन सब चीज़ों से भरपूर है। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है कि उस कोठी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस उस शख्स के अलावा जो बूढ़ा सा था और जो हमेशा नशे में अब लग रहा था। अब उनका मालिक वही था एक तरह से, जैसे अब उस शख्स ने बता के गया था। वो जो बूढ़ा इंसान था अब हरीश के बारे में सब कुछ जानकारी लेता है। हरीश अपने बारे में बताते हैं। तब वो पूछता है कि अब तुम्हें घर का नियम कानून अब पता हो गया है ना? नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा से बताता हूँ। अब फिर अपने कायदे कानून वहाँ का बताने लगता है कि देखो, अब जो मैं बताऊँगा ना वही काम तुम्हें करना है और उससे फालतू तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तुम्हारा रहने का स्थान सर्वेंट क्वार्टर है। रात में तुम वहाँ पर अपना रिहाइश बनाओगे, वहीं पर रहोगे। और रात के टाइम में कोठी के अंदर जब 10 बज जाएगा ना तब तुम्हें कोठी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी कारण से अगर कोठी में जाते हो तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, तुम्हारी खुद की जिम्मेवारी होगी। डरा देता है। हरीश डर भी जाते हैं। कहते कि नहीं, मैं ऐसा कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूँगा। जो काम मुझे बताया गया है खाना बनाने का, सफाई करने का, वही सब काम करूँगा। तब वो बूढ़ा कहता है कि ठीक है, अब अपना काम शुरू कर दो। अब उन्हीं के देख रेख में जो जो बताता है वो काम करते जाते हैं। सफाई से लेकर हर एक काम जो होता है एक आम नौकर कोठी में करता है और वो काम करने लगते हैं। खाना भी बनाते हैं। खाना जब पूछते हैं कि कितने लोगों को बनाना है तब वो बूढ़ा कहता है कि दिन में और मेरे लिए और तुम्हारे लिए। दिन में 2 आदमी के बस खाना बनेगा, रात में बताऊंगा मैं कितने लोगों का खाना बनेगा और क्या बनेगा। रात का खाना मेरे से पूछे बगैर बिल्कुल मत बताना। अब हरीश थोड़ा उसकी वेशभूषा देख करके, अब उसकी लाल लाल आंखें देखे जो हमेशा नशे में चूर रहती थी, थोड़ा सहमे से थे, डरे थे और देखने में भी बड़ा अजीब इंसान लगता था। रात हुई, शाम हुई नहीं, तब हरीश पूछने लगे कि अब तो शाम हो गई चाचा। चाचा कहना शुरू किया। तब वो कहा कि हाँ, तो आज क्या खाना बनाऊं? तो कहने लगे शाम के यहाँ पर मटन ही बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। हरीश कहने लगे कितने लोगों का बनेगा? तब वो बताते हैं कि सिर्फ 3 लोग का, एक मैं, एक तुम और एक और। पूछते हैं कि हमारे तुम्हारे अलावा अब तीसरा कोई शख्स तो नहीं है। हरीश एक आइडिया लेते हैं। अब बाकी जो बताए थे हमारे साहब जो लेके आए थे वो कह रहे थे कि एक परिवार है। आप बता रहे हो कि सिर्फ इसमें एक ही लोग का फालतू बनाना है, तो बाकी परिवार कहाँ है? वो जो बूढ़ा इंसान जिसको चाचा कहते थे अब अपनी आंखों से घूरने लगता है। कहने लगा कि देखो, मेरे से सवाल जवाब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो कहता हूँ वही करना।
जब कितने लोगों का खाना बनाना है मैं सब कुछ बताऊंगा। आज सिर्फ एक एक्स्ट्रा खाना बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं। हरीश वही काम करते हैं, पैसा उनके पास में, बाजार जाते हैं, सब कुछ लेके आते हैं, बाकी सामान उनके किचन में मिल जाता है, खाना बनाते हैं। सब कुछ करने के बाद जब 9 बज जाता है ना, बूढ़ा आता है कि खाना बन गया। बोलते हाँ। खाना अपने हाथों से निकाल करके अब वो किचन में ढक के रख देता है। और 2 लोगों के लिए खाना अब बोलता है हरीश अपना खाना उठाओ और अपने कमरे में चले जाओ। और खुद भी वो सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, हरीश के बगल में, वो कोठरी में नहीं रहता था। वो भी अपना खाना लेके आ चुका था और दोनों लोग अपना कमरे में बैठ करके भोजन करते हैं। हरीश वहाँ का जो वातावरण है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है उस कोठी का। रात होते ही जब 10 बज जाता है ना, हरीश को वो मना कर देता है कि देखो अब कोठी की तरफ देखना भी मत, ना उधर जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ में कुछ खेल हो सकता है। हरीश डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं चाचा, मैं अब कोठी के पास नहीं जाऊंगा, अंदर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। डरे समय रहते हैं वहाँ पर। रात निकल जाती है और ऐसा ही अब रोज होने लगता है। दिन के खाना जो था 2 लोग के लिए बनता था और रात के खाना अब तीसरे शख्स जो दिखाई नहीं देता था और उसके लिए बनता था। उसका खाना वो जो चाचा थे वो खुद ढक करके किचन में रख के आते थे। और जब सुबह जाते थे ना हरीश सफाई करने के लिए, तो जो ढका हुआ खाना था ना, अब उस प्लेट में, उस थाली में होता ही नहीं था। जैसे किसी ने खा करके और बेसन में रख दिया है, सिंक में डाल दिया है, ऐसे उनको नजर आता था। वो भी बड़ा चौंक गए थे कि आज के युग में भी अब ऐसे लोग रहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वो ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे थे। अब पैसे के बारे में सोचते थे कि कब मुझे इतना और पैसा मिलेगा, कब मैं अपने घर जाऊंगा, कर्जे वाले के दूंगा, बहन का अब ब्याह भी करना है, शादी भी करना है। अब अपना सोच में डूबते रहते थे, ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते थे। जब संडे आया ना, तब वही चाचा शाम को कह रहे हैं कि हरीश सुनो, आज 3 आदमी के नहीं, आज 7 लोगों का खाना बनेगा। हरीश चौंक जाते हैं, पूछने की हिम्मत करते हैं, अब पूछ भी लेते हैं कि अरे चाचा जी, 3 लोग का ही खाना बनता था, तो ये 4 लोग कौन आ गए हैं? हाँ, तब बड़ी बड़ी आंखें दिखा के अब हरीश को डराता है। हाँ, कहता है कि देखो यहाँ का मैं सब देखने करने वाला मैं हूँ, केयर टेकर मैं हूँ, जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो तो तुम इस घर में टिके रहोगे और पैसा कमाते रहोगे। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा और तुम फिर गरीबी में आ जाओगे। हरीश डर जाते हैं और कहते हैं ठीक है चाचा, मैं आगे से नहीं पूछूंगा। जाते हैं, 7 लोगों का खाना का इंतजाम करते हैं और फिर खाना वाना बना करके, और वही चाचा अब सबको थाली में अलग अलग खाना निकाल करके किचन में सहेज कर ढक करके रख देते हैं। और दोनों लोग अपने लिए खाना निकाल करके अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। और कमरे में आने के बाद में एक बार हरीश जो आते थे, खाना खा के आराम से सो जाते थे। वो रात में बाहर निकलते भी नहीं थे, डर लगता था, डरे भी रहते थे। डर वाली बात ही थी कि जिसके लिए खाना बनाते थे वो तो दिखाई नहीं देता था। कौन हो सकता है? कोई भयानक लोग हैं क्या? वहाँ पर कोई चुड़ैल है क्या? कोई शक्ति ऐसी है? ये करती क्या है यहाँ पर? क्या ये जो जिसकी कोठी है उन्हीं की आत्माएं हैं? मन में कई तरह का उनका सोच चलता था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि उस चाचा से पूछ बैठे कि आखिर हम खाना किसके लिए बनाते हैं, क्या वो लोग आपको दिखाई देते हैं? कई तरह का सवाल था जो हरीश के मन में चल रहा था, लेकिन हरीश पूछ नहीं पा रहे थे। चाचा कहीं गुस्सा हो गए तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ, चाचा जब रहते थे ना तो उनको डर नहीं लगता था, सब कुछ चाचा ही देख रेख में करवाते थे और तब तो उनको थोड़ा हिम्मत मिलता रहता था। 7 लोग के खाना बनाने के बाद में आश्चर्य में डूबे हुए थे कि आखिर ये लोग 4 लोग कौन बढ़ गए। मन में एक तरह का अब खोजबीन वाला मामला आ गया था, अब पता करना चाहिए। लेकिन चाचा के बात याद आ गया और कहने लगा कि देखो, अपने हद में रहना, हद से ज़्यादा आगे मत बढ़ना। अगर तुम रात के टाइम कोठी में जाते हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी खुद की। तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। अब हरीश डरे हुए थे, लेकिन मन में एक उथल पुथल चल रही थी कि आखिर ये कौन लोग हैं भाई
जो दिखाई नहीं देते हैं और रात का भोजन करते हैं। कई बार उनके मन में आया कि चुपके से जाकर के खिड़की से, जो किचन का रास्ता था ना, खिड़की थी बाहर में खुलती थी, उनके मन में कई बार आया था कि जाकर के छुप करके बाहर से हम देख लेते हैं, शायद वो लोग नजर आ जाए जो भी खाना खाता होगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। चाचा का डर था कि चाचा कहीं जाग गए, अब फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब 7 लोग अब उस जगह पर खाना खाने के लिए रात को तैयार हैं, तो अपने आप को वो रोक नहीं पाए। कहने लगे चलो, चाचा तो सो जाएंगे, शायद नशा करते हैं, अब एक बार सोते हैं तो भैया अब रात में उठते नहीं हैं, चलो आज देखते हैं, खिड़की पर जाएंगे और देखते हैं कि ये लोग कौन हैं, कैसे खाना खाते हैं, कौन कैसे लोग दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। अगर दिखाई देते होंगे तो मैं भाग आऊँगा, बस एक नज़र देखूंगा कि आखिर में ये दिखने में कैसे लगते हैं। मन में एक उथल पुथल, एक जिज्ञासा थी, जिज्ञासा उनको शांत करना था। इसीलिए वो रात के टाइम 10 बजे जब चाचा खा पी करके अब अपना नशा पानी करके अपने कमरे में सो चुके थे, कोठी में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस 10 बजे के इंतजार कर रहे थे कि कब 10 बजे, कब 10 बजे। आखिरकार 10 बजता है तो चाचा के कमरे में आते हैं। चाचा का कमरा अंदर से बंद पड़ा है। चाचा को आवाज़ भी लगाते हैं, चाचा चाचा। अब जानना चाहते हैं कि चाचा जगे हुए हैं कि सो गए हैं, लेकिन चाचा की खराटे अंदर से सुनाई पड़ रही है। और तब उनको लगता है कि हाँ, बिल्कुल उचित मौका है, चाचा सो रहे हैं, नशा कर रखे, अब मुझे जाना चाहिए। अब उस खिड़की में पहुंचते हैं बैक साइड से, जहाँ पर किचन की खिड़की खुलती है। खिड़की में अब कांच लगा हुआ है। अब उस कांच के पास में जा करके खड़े हो जाते हैं। 10 बज जाता है और तब उनकी नज़रें खिड़की पर रुक जाती है। अपने आप को छुपा करके अब वो देखने की कोशिश करते हैं। किचन साफ दिख रहा है, हर एक चीज़ दिख रहा है। कुछ देर इंतज़ार करते हैं, लेकिन जो खाना रखा हुआ है वैसे के वैसे रखा हुआ है। अभी उस खाने को कोई छेड़ा तक नहीं था, ना कोई उठाया हुआ था, सब थाली अपनी जगह पर रखी हुई थी। आखिरकार सबसे पहले अब एक खूबसूरत लड़की आती है, सफ़ेद कपड़ों वाली, और वो डरी सहमी सी इधर उधर देखते हुए किचन में दाखिल होती है, जैसे उसको डर है कि कोई आ जाएगा। जल्दी से एक थाली उठाती है और फिर थाली लेकर के किचन से गायब हो जाती है। अब किधर जाती है अब हरीश देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो डरी हुई दिखाई देती है, इंसान की तरह दिखती है। जब हरीश देखते हैं ना, करी ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, देखने में बड़ा ही आकर्षक अब दिख रही है, कपड़ा लत्ता सफ़ेद पहन रखी है, तो ये तो इंसान की तरह दिख रही है, कहीं से भी कोई भूत प्रेत नजर नहीं आ रही है। अगले पल कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कदमों की आवाज़, और वो लोग किचन में दाखिल हो जाते हैं। अब जो हरीश देखते हैं ना, तो उनकी रूह कांप जाती है। बड़े बड़े डरावने आंखें वाले लोग अब वो किचन में आते हैं। अब उनकी शकल सूरत देख करके हरीश खौफ में आ जाते हैं। सब के सब डरावने जैसे दिखते हैं, किसी की आंखें बड़ी, किसी की आंखें छोटी, देखने में ही एक नज़र में देखने में लगता है ये अजूबे इंसान है, और ऐसे इंसान पाए नहीं जाते, इंसान नहीं हो सकते, ये तो लग रहा है कि शैतान है। हरीश खौफ में पड़ जाते हैं। अब फिर वहाँ से भाग खड़े होते हैं, अपना कमरा खोलते हैं, अंदर डर के मारे अब चुप्पी लगा जाते हैं, सो जाते हैं। नींद नहीं आती है, बिस्तर पर पड़े पड़े कि आखिर वो लड़की कौन थी जो देखने में इंसान की तरह लग रही थी, सुंदर थी, सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी और डरी डरी किचन में दाखिल हुई थी। ये 4 लोग जो थे, ये तो देखने में ही शैतान लग रहे थे। इनकी वेशभूषा वैसे ही शैतानों जैसी, और इनकी आंखें, चेहरा, सब कुछ डरावना सा था। हरीश काम के थे, और फिर वो कब नींद आई उनको पता भी नहीं लगा। अगली सुबह जब आँख खुलती है, अब अपने काम में लग जाते हैं। किचन में जाते हैं तो डर लगता है कि यहाँ पर कल रात को मैंने 4 ऐसे लोगों को देखा जो इंसान तो कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन एक लड़की जरूर है यहाँ पर, वो इंसान है, तो कहाँ पर है। लड़की की परवाह करने का विचार आ गया कि जरूर वो इंसानी लड़की है और यहाँ पर फंसी हुई है। शायद ये जो शैतान लोग हैं अब उन्हीं की वो अब चंगुल में फंसी हुई है। अब वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं, लेकिन किसी घर में
वो लड़की दिखाई नहीं देती है। हर घर में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, बाथरूम देखते हैं, कोई ऐसा गुप्त रास्ता भी देखना चाहते हैं कि कहीं गुप्त रास्ता तो नहीं है, लेकिन कोई गुप्त रास्ता, कोई ऐसा कुछ उनको नज़र नहीं आता है। शाम हो जाती है और तब अब हरीश जाते हैं चाचा के पास में कि चाचा कितने लोगों का खाना बनेगा। और तब वो कहते हैं कि 3 लोग का बनेगा। हरीश जान गए कि जो 4 लोग कल आए थे वो शैतान थे और वो कहीं चले गए हैं, या फिर वो भोजन शायद हफ्ते में 1 दिन करते होंगे। अब पूछते नहीं हैं डर के मारे। 3 लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं और वही होता है। शाम के टाइम में खाना 1 लोग को ढक करके चाचा अब किचन में रख देते हैं और हरीश चाचा अपना खाना उठा करके अपने सर्वेंट क्वार्टर में आ जाते हैं। रोज की तरह चाचा अपना नशा करते हैं, खाना खाते हैं और फिर हरीश को बोलते हैं कि बेटा सो जाओ अपने कमरे में। हरीश भी अपना वही काम करते हैं। लेकिन कल से जो उस लड़की को देखे थे ना, सफ़ेद कपड़े वाली लड़की को, तो हरीश को मन व्याकुल हो चला था। वो जानना चाहते थे कि इंसान जैसी दिखने वाली लड़की इस घर में कर क्या रही है, और वो भी खूबसूरत सुंदर सी लड़की और डरी डरी दिखाई दे रही है। ये माजरा क्या है? मुझे इस चीज को पता करना चाहिए। डर को अब बनना निकाल चुके हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब उनके मन में एक ख्याल आता है कि वो लड़की इस जगह पर फंसी पड़ी है, शायद वो शैतानों के चंगुल में अब इस जगह पर फंसी पड़ी है, अब वो भाग करके भी नहीं भाग सकती है। हरीश अपने मन में तरह तरह का अब ख्याल करने लगे कि मैं उस लड़की को कैसे मदद करूं, अब मैं उससे कैसे मिलूं और कैसे पूछूं कि तुम आप हो कौन, तुम कहाँ के रहने वाली हो और इस कोठी में तुम कर क्या रही हो। रात होती है, खाना खा लिए चाचा नशे में चूर हो गए, दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद हरीश भी खाना खा लिए। आप 10 बजे का इंतज़ार करने लगे। जब चाचा के गेट पर आते हैं, चाचा को आवाज़ देते हैं कि चाचा जगे हो सो गए। तब उनके खराटे सुनाई पड़ती है। तब हरीश जान गए कि चाचा तो सो चुके हैं। अब चलो चलते हैं। उसी खिड़की पर आते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। 10 बजता है, 10:30 बजता है। अब फिर 10:30 के बाद में वही लड़की डरी सहमी किचन में दाखिल होती है। जैसे दाखिल होती है, हरीश को घूरने लगते हैं। देखते हैं कि जैसे कल डरी हुई थी और वैसे आज भी डरी हुई है। किससे डर रही है? अब फिर अपनी थाली उठाती है और फिर वो अब किचन से गायब हो जाती है। शायद किसी कमरे में गई होगी। हरीश से रहा नहीं गया। चाबी थी उनके पास में और वो कोठी के दरवाजा खोलते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर दाखिल होते हैं ना तो थोड़ा डर तो जरूर लगता है। आखिर यहाँ कोठी में चल क्या रहा है? अब जो भी था उनको मना कर किया गया था कि 10 बजे के बाद इस कोठी में दाखिल नहीं होना है, जब तक सुबह ना हो जाए। डर तो जरूर था, लेकिन जब इस लड़की को देखे ना तो उनका डर निकल चुका था। उनको लगा कि ये नॉर्मल लड़की है, इस घर में कहीं फंसी तो नहीं है, ये बेबस तो नहीं है। अब मन में ऐसा ख्याल था कि इस लड़की से पूछना चाहिए कि आखिर है कौन। अगर कोई मदद का जरूरत है तो मैं मदद जरूर करूंगा। अब वो कोठी में दाखिल होते हैं, एक एक कमरे में देखने लगते हैं। जब लास्ट वाले कमरे में जाते हैं ना, जो अंदर से भिड़ा हुआ आता है दरवाज़ा, आप दरवाजे को धीरे से खोलते हैं, लेकिन खुलते ही आवाज़ करता है दरवाज़ा। आवाज़ आती है और तब वो देखते हैं कि लड़की अब बैठ करके भोजन कर रही है। कुर्सी टेबल सामने पड़ा हुआ है और कुर्सी पर बैठी हुई, टेबल पर खाना रखा हुआ है और उसका स्वाद ले रही है, लेकिन डरी हुई है। जैसे हरीश को देखती है ना, जब दरवाज़ा खुलता है तो खाना छोड़कर खड़ी हो जाती है, डरी सी कांपने लगती है। तब हरीश कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब वो दाखिल हो जाते हैं ना तो लड़की और डर जाती है, कहने लगती दूर रहो मेरे से, मेरे पास मत आना, तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, तुम मेरे कमरे को छोड़ दो, भाग जाओ, तुम निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। हरीश समझाते हैं कि देखो आप डरो मत, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं आपको कोई तंग करने के लिए नहीं आया हूँ। आप शोर मत मचाओ, अगर शोर मचाओगे ना तो मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा। हरीश उसको समझाते हैं। तब लड़की शांत होती है, लेकिन अभी भी शक के निगाहों से हरीश की तरफ देख रही है। तब हरीश कहते हैं कि आप बैठ जाओ, खुद भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। दरवाज़ा अब अंदर से भिड़ा देते हैं।
लड़की अभी भी डरी हुई लग रही है। तब हरीश पूछते हैं कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाता हूं, लेकिन आप दिन में दिखाई नहीं देती है। और दूसरी बात है कि आप भूत प्रेत तो दिखाई नहीं देती, तो आप हैं कौन? लड़की जैसे हरीश को घूरती है और जैसे शक के निगाह से अभी भी देख रही है। कोई जवाब नहीं देती है। हरीश बार बार अपने सवाल को दोहराते हैं, पूछते हैं उस लड़की से कि देखो, जब तक आप नहीं बताओगे मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा। जो मैं देख रहा हूं, आप इंसान की तरह लगती हैं, लेकिन दिन में आप नजर क्यों नहीं आती हैं? कहाँ छिपी रहती हैं? आप किनसे डरती हैं? सब कुछ खुल के बताइए। तब वो लड़की विश्वास कर लेती है। कहती है कि देखो, किसी को बताना मत। हरीश कहते हैं कि ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अपने बारे में आप बताओ सब कुछ। तब वो लड़की कहने लगती है कि मैं अब एक साधारण लड़की नहीं हूं। आम भाषा में कहना तो मैं भी एक ऐसी शक्ति हूं। ये शक्ति मेरे अंदर में जो है, इसका ये लोग फायदा उठाते हैं। हरीश दंग रह गए। देखने में तो नॉर्मल लड़की लग रही है, लेकिन अपने आप को अब उसी के अनुरूप बता रही है, जैसे भूत प्रेत होते हैं। कोई देवी शक्ति तो नहीं, लेकिन शक्ति जरूर थी। हरीश पूछते हैं कि आप कौन सी शक्ति है ऐसी? तब कहते छोड़ो इन बातों को, आप मेरी कैसे मदद करोगे? हरीश कहते हैं कि जब तक आप पूरी बात नहीं बताओगी, तब तक मैं आपका कोई मदद नहीं करूंगा। पहले अपने बारे में बताओ कि आप हो कौन। सच्ची बताना, झूठ बात मुझे पसंद नहीं है। तब हरीश को बताती है कि मैं एक परी हूं। ये जो शैतान आपको कभी दिखाई पड़े होंगे 4, अब ये मुझे पकड़ के लाए और ये मुझे इस घर में कैद कर रखे हैं। ये जो इंसान आपको दिखाई देता है, जिसको आप चाचा कहते हो, परी सब कुछ बताने लगी। ये एक तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति है। इस घर को अब ये बांध रखा है अपने जादू से, अपनी शक्ति से, ताकि मैं इस घर से बाहर ना निकल सकूं। मैं भी आज़ाद होना चाहती हूं, आज़ादी का सांस लेना चाहती हूं, लेकिन ये लोग मेरा दुरुपयोग करते हैं। मुझसे ऐसे ऐसे काम कराते हैं जो मैं करना नहीं चाहती। इनको धन दौलत का ज़्यादा टेंशन होती है। धन दौलत मुझसे पाना चाहते हैं और भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो मैं करना नहीं चाहती। अब हरीश जो थे ना, एकदम डर चुके थे। देखने में तो ये इंसान लग रही थी और अपने आप को परी बता रही थी। तब कहने लगे, तुम्हारे तो अब ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम कोई परी हो। तुम तो एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रही हो। तब वो लड़की अब आंसू बहाने लगी। कहने लगी कि मैं इस घर में इसी अवस्था में रह सकती हूँ। मैं परी कभी नहीं बन सकती जब तक मैं इस दरवाजे को लांघ ना लूँ। जो रेखा खींचा गया, लक्ष्मण रेखा, मैं उसको पार ना कर लूँ, तब तक मैं अपने असली रूप में आ नहीं सकती हूँ। अब हरीश कुछ कुछ समझ चुके थे कि लड़की वाकई में है तो परी, लेकिन अभी भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, नॉर्मल लड़की है, अब इस घर में फंसी हुई है, शायद झूठ बोल रही है। तब कई बार सवाल करते हैं, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं जो जवाब हरीश जानते थे, और वो लड़की सही जवाब बताती है। तब हरीश को यकीन हो जाता है कि लड़की वास्तव में अब परी हो सकती है। ऐसी कुछ आत्माएं हो सकती है जिनमें अपार शक्ति होती है। तब वो कहते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद करूं? लड़की समझाती कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। जब तक वो इंसान जो चाचा कहते हो, जब तक इस घर में रहेगा ना, मैं आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। और ख़ास करके 3 रातों को, 3 रात जो आता है ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो चारों शैतान अब हमारी निगरानी करते रहते हैं, आसपास में भटकते हैं। आज संडे के भोजन करने के बाद वो कहीं चले जाते हैं। अब फिर कुछ दिनों के बाद में फिर जब फ्राइडे आता है ना, तो वो लोग फिर आ जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ में चल रहा है। हरीश बड़े खौफ में थी, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जो लड़की है, इसको मैं किसी तरह से आज़ाद कराऊंगा। तरकीब पूछते हैं कि आखिर तुम कैसे आज़ाद हो सकती हो? तब लड़की कहती है कि देखो, जब तक वो चाचा इस घर से चला ना जाए दूर, तब तक मैं अब उसकी लक्ष्मण रेखा जो खींची हुई है, टोने टोटका वाला, जादू मंत्र वाला, मैं उसको पार नहीं कर सकती।
जब वो यहाँ से हट जाएगा ना, तब मैं उस रेखा को पार कर सकती हूँ, तब मैं आज़ाद हो सकती हूँ। हरीश अपना दिमाग लगाने लगे। अब फिर कहते हैं कि आप भोजन करो आराम से, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये बात आप तक ही सीमित रहे, कहीं चाचा के कान में ये बात ना पड़ जाए कि मैं तुमसे मुलाकात किया हूँ और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं आपको आज़ाद करा दूँ। लड़की कहती कि नहीं, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी। और तब जाकर के हरीश उस कोठी से निकलते हैं, ताला बंद करते हैं, अब फिर अपने कमरे में आकर के आराम करने लगते हैं। लेकिन वो अच्छी तरह सो भी नहीं पाते हैं। बार बार उस लड़की के चेहरा उनके सामने में आता है और वो चेहरा को बड़ा पसंद करने लगे थे। थी ही ऐसी, अब ऐसी सुंदर थी। अब एक ही उनका टारगेट था कि किसी तरह से चुपचाप बिना चाचा के नज़रों में आए हुए उस लड़की को आज़ाद करना। लेकिन ये तभी संभव है कि जब चाचा इस घर से निकल जाए, और तब उनकी जो पावर शक्ति है कम हो सकती थी, और तब वो लड़की इस घर से आज़ाद हो सकती थी। आज़ाद होने के बाद में सवाल पूछेंगे तो मैं तो मना कर दूंगा कि मैं अब 10 बजे के बाद तो मैं जाता ही नहीं हूँ। अब मैं कोई तांत्रिक तो हूँ नहीं कि मैं उस लड़की को आज़ाद कर दूँ। मैं उस लड़की को आज तक देखा ही नहीं। सब कुछ अपना प्लान बना लिए थे, लेकिन मेन वजह था कि अब चाचा इस घर से जाएंगे कैसे, क्या तरकीब निकाला जाए। अब हफ्ता दिन गुजर चुका था, तरकीब लगा रहे थे, लेकिन चाचा जो थे ना, वो उस घर से हिलते तक नहीं थे। बाजार खुद करते थे हरीश, जो सामान लाना होता था हरीश लाते थे, जो सब कुछ जो करना था हरीश के जिम्मे था। चाचा उसी सर्वेंट क्वार्टर में या फिर दिन के टाइम में उन कोठी में किसी कमरे में पड़े रहते थे और सोते रहते थे। अब कहीं आए जाए तभी तो बात बने। हरीश मौके की तलाश कर रहे थे, लेकिन हफ्ता दिन हो चुका था और वो मौका मिलता नहीं था। और इस बीच जो शख्स उनको लेके आया था ना, वो भी आया था। हरीश से पूछ रहा था कि पैसे की ज़रूरत है। और तब हरीश बोले कि हाँ, पैसे की ज़रूरत है, मुझे अपने घर पे बेचना है और यहाँ भी खर्चे बर्चे के पैसे चाहिए। पैसा देता है। हरीश पैसा संभाल कर रख लेते हैं। अब वो मौके की तलाश करते रहते हैं कि कब मौका मिले, चाचा कब जाए। आखिरकार 10 दिन के बाद वो मौका मिलता है। चाचा उनसे आके कहता है कि हरीश, अब देखो बेटा, एक रात तुम संभाल लेना, मैं अपने घर जा रहा हूँ। बहुत दिनों तक मैं अपने घर नहीं गया हूँ। अब मेरी इच्छा है अपने बच्चों से, परिवार से मिलने की, तो एक रात तुम संभाल लोगे ना। हरीश तो यही चाहते थे। कहने लगे चाचा आप जाओगे तो फिर यहाँ देख रेख कौन करेगा। अब चाचा कहते हैं कि बेटा तुम देखोगे, एक रात की मामला है। देखो ये बात उस शख्स को मत बताना, ये हमारे तुम्हारे बीच का अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मेरी बात को समझ रहे हो ना। तब हरीश कहते हैं कि चाचा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप जाना है चले जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। हरीश टालते हैं। तब वो चाचा कहते हैं कि नहीं, तुम पर भरोसा है बेटा, तुम मेरी बात को अब समझो। जो तुम्हारा मालिक आता है ना, जो पैसा देता है, उसकी अब कानों में ये बात नहीं जाना चाहिए कि मैं यहाँ से रात भर के लिए गायब हुआ था, मैं सुबह में आ जाऊँगा। बस एक रात का मामला है, कैसे भी तुम संभाल लेना। और ध्यान रहे कोठी के अंदर तो प्रवेश बिल्कुल मत करना, पता है ना तुम्हें। हरीश कहते कि चाचा इतना दिन हो गया, मैं कभी गया हूँ आपके सामने में भी, मैं भला क्यों जाऊँगा जब आप बताते हैं कि जाने में हमारा नुकसान हो सकता है। तब चाचा कहते कि हाँ बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, उस कोठी के अंदर 10 बजे के बाद में दाखिल होना अपनी जान को दांव पर लगाने वाली बात है। अब तो मेरी बात को समझ गए ना। चाचा डरा करके सहमा करके अब अपना घर निकल जाते हैं। यही तो चाहते थे हरीश। जब रात होती है सब कुछ तैयार कर देते हैं, खाना 3 लोगों का, 3 नहीं 2 लोगों का, उस दिन में 2 लोगों का खाना तैयार कर देते हैं। लेकिन खाना अपने लिए अब लेके नहीं आते, खाना वही किचन में छोड़ देते हैं। फिर अपने कमरे में आ जाते हैं, 10 बजे का इंतजार करते हैं। जब 10 बजता है ना, खिड़की पर आ जाते हैं। देखते हैं जब वो लड़की दाखिल हो जाती है किचन के अंदर में, दरी सहमी आज भी दिखाई दे रही है। थाली उठा करके जब दूसरी थाली देखती है ना, तो इधर उधर देखने लगती है। उसी टाइम अब कोठी में अंदर दाखिल होते हैं हरीश।
लड़की देख करके फिर डर जाती है, लेकिन जब चेहरा पहचान लेती कि अरे ये नुकसान वाला व्यक्ति नहीं है, तब कहती कि अरे तुम। तब हरीश चुप होने की इशारा करते हैं कि आप शांत रहो, अपना खाना उठाओ और चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। दोनों लोग खाना उठाते हैं, थाली उठाते हैं और उसी लड़की जहाँ पिछली रात में भोजन किया था और उसी कमरे में पहुँच जाते हैं। अब फिर भोजन करती है लड़की, हरीश भी भोजन करते हैं। अब फिर हरीश कहते हैं कि देखो चाचा तो चले गए, अब आप आज़ाद हो सकती हैं। अगर आपको यहाँ से निकलना है तो जल्दी करना पड़ेगा। लड़की बड़ा खुश हो जाती है। अब फिर कहती है कि आप मुझे आज़ाद क्यों कराना चाहते हो। हरीश कहते हैं कि आप मुझे अच्छी लगती हो, देखने में अब ऐसी एक आम इंसान की तरह लगती हो। और हरीश अपनी मन की बात छुपा लेते हैं। और तब लड़की समझ जाती है और कहती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो बड़ा खुश हो जाती है। लेकिन अभी भी एक अड़चन था। लड़की बता रही थी कि ऐसे कुछ वहाँ पर रेखाएं खींची गई है, वो रेखाएं को आपको मिटाना पड़ेगा। वो रेखाएं ऐसे नज़र नहीं आती है, और उसके लिए तरकीब बताती है कि आपको उस जगह पर करना क्या पड़ेगा। वो तरकीब बताती है और वो जो तरकीब होता है हरीश समझ जाते हैं। किचन में जाते हैं, नमक उठाते हैं और नमक ले आकर के अब वो जो कोठी का रास्ता होता है और वहाँ फैला देते हैं। थोड़ा बहुत जो लड़की ने बताया था कि वहाँ पर रेखाएं खींची गई है, नमक फैला करके और फिर वहाँ पर साफ सफाई करके नमक उठा लेते हैं। वहाँ पर पानी भी गिराते हैं। ये सब काम करने के बाद अब उनको तसल्ली हो गई कि जो अड़चन था अब दूर हो गया। और तब लड़की कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़कर निकल जाइए, नहीं तो सुबह होते ही चाचा आ जाएंगे और फिर आप निकल नहीं पाएंगे कभी। लड़की बड़ा खुश होती है। अब वास्तव में डरते डरते अब कोठी से निकलती है। साथ में हरीश निकलते हैं। जब अपना पाँव जमीन पर रख देती है कोठी के बाहर, और तब उसको लगता है कि हाँ, मैं इस कोठी से आज़ाद हो गई। हरीश को गले लगती है। हरीश भी अब उसको पाकर बड़ा खुश होते हैं। फिर अब हरीश को कहती है कि आपने मेरी बड़ी मदद की, मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी, आप मेरे को बहुत पसंद हो। वो भी हरीश को इतनी बात बोलती है। और देखिए, आपने मेरा मदद किया है ना, तो आप कभी गरीबी में नहीं रहेंगे, ये मेरा वचन है। देखना आपका भाग्य तकदीर अब बदलने लगेगी। मैं आपको ये आशीर्वाद दे के निकलती हूँ। अब इसके बाद हरीश उस लड़की को देखते रहते हैं और वो लड़की जैसे हवा में अब ऊपर उछली और उसके बाद में गायब हो गई। और तब जाके हरीश को पता लगा कि लड़की जो कहती थी ना कि परी है, तो आखिर वो परी ही थी। हवा में उछल करके और फिर वो नजर ही नहीं आई थी, मतलब वो उड़ती हुई कहीं चली गई है। हरीश बहुत संतुष्ट थे। अब वो सोच लिए थे कि अगर कोई हंगामा होता है ना, तो मैं इस घर से चला जाऊंगा, नौकरी जोकरी छोड़ करके। अब सुबह होता है। अब कुछ देर के बाद में चाचा आते हैं। सुबह होते ही चाचा अब पहुंच जाते हैं। जैसे कोठी में दाखिल होते हैं ना, दरवाजे पर उनकी आंखें फैल जाती है। शायद उनको पता चल चुका था कि यहाँ खेल हो चुका है। आते हैं सीधा हरीश को अब अपना सामने बुलाते हैं, जल्दी आ हरीश। हरीश अब समझ गए हैं कि शायद भेद खुल चुका है। चाचा जान चुके हैं कि मैं उस परी को आज़ाद कर दिया हूँ। डर जाते हैं लेकिन जाहिर नहीं होने देते हैं। चाचा अब नाराज होते हैं, हरीश पर अपनी भड़ास निकालते हैं कि तुम रात में कोठी के अंदर गए थे क्या। हरीश मना कर देते कि नहीं चाचा, मैं अंदर नहीं गया। तब चाचा कहते कि नहीं, बगैर इंसान के मिले हुए अब वो लड़की निकल ही नहीं सकती है। जो मैं रेखाएं खींचा था वो रेखाएं खत्म हो चुकी है। आइए, एक इंसान का काम हो सकता है। अब बिना इस इंसान से मिले हुए लड़की वो घर से बाहर नहीं जा सकती। हरीश पर लाछन लगाते हैं। एक्चुअल में हरीश का काम ही था। हरीश अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं चाचा, मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। जो आपने बताया था मैं वैसे ही किया। 10 बजे के बाद मैं कभी कोठी में गया ही नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन चाचा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उल्टा सीधा हरीश को बोलने लगते हैं कि अब मैं तुझे यहाँ कोठी में नहीं रखना, तू जहाँ से आया है वहीं चला जा, आज से तेरा काम खत्म।
कभी भी हमारी कोठी में लौट कर मत आना। अब हरीश यही तो चाहते थे, आज़ादी, इस जगह से आज़ादी। आप फिर अपने बोरिया बिस्तर उठाते हैं, आप फिर अपने गांव के लिए निकल लेते हैं। मन में एक बड़ा संतुष्टि मिलती है कि चलो मैं एक भली आत्मा का मदद किया। अब हमारे साथ में कुछ ऐसा ही होगा जो उस लड़की ने आशीर्वाद दे के गई है। घर पहुंचते हैं, लेकिन ये बात किसी को बताते नहीं है। लेकिन घर में पहुंचने के बाद में अब वो घर का जो माहौल है ना, खुशहाली हो जाती है। अभी गरीबी है, लेकिन सबके चेहरे खिले खिले से नजर आते हैं। जो माँ उनका उदास रहती थी, उनकी बहन उदासी रहती थी कि अब मेरी शादी कैसे होगी, कई तरह की टेंशन होती थी। लेकिन अब सब कुछ परिवर्तन होने लगा था। और एक शाम को जब छत पर बैठे हुए थे हरीश, रात के टाइम में उदास थे कि अब तो पैसा नहीं, जो भी मैं लेके आया था खत्म हो चुका है, अब आगे हमारे धर्म कर्म कैसे चलेगा। मैं तो अपना नुकसान कराया है ना उस भली लड़की के लिए, भली आत्मा के लिए, तो इसमें तो मेरा ही नुकसान हुआ, कोई मेरा फायदा तो नहीं हुआ। लेकिन एक संतुष्टि मिली थी कि मैंने एक अच्छा काम किया है। बस इनको यही लग रहा था। रात होती है, यही सोचते रहते हैं। आखिरकार एक आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है। जब आवाज़ की तरफ देखते हैं, तब वो देख करके भौचक्का रह जाते हैं। वही लड़की उनके छत पर अंधेरे साइड में उनको बुला रही थी। दौड़ते हुए हरीश जाते हैं, आप यहाँ पर? वैसी ही शक्ल सूरत, वैसे ही कपड़ा, कोई भी बदलाव नहीं। तब हरीश कहते कि आप मेरा घर कैसे ढूंढ लिया? तब वो कहती है, जो परी होती है, कि मैं तो ना जाने कहाँ कहाँ चली जाऊंगी। मैं तो आपको जान चुकी थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं और मैं आपकी मदद करने आई हूँ। और वो बताने लगे कि देखिए, आपको ये काम करिए और आपसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपकी प्रगति होती जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। अब इसके बाद वो सब कुछ बताने के बाद कि हरीश को क्या काम करना है, और वो फिर सब कुछ अब प्रोग्राम बता करके, सब कुछ समझा करके, अब फिर वो गायब हो जाती है। हरीश को विश्वास नहीं होता, वो उसी जगह पर खड़े देखते रह जाते हैं। लेकिन वो परी जो थी जा चुकी है। सुबह में हरीश वही काम को स्टार्ट करते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था, और धीरे धीरे उनकी प्रगति होने लगी। आशीर्वाद जो था परी का, और 1 साल के अंदर में अब उस काम को इतना आगे बढ़ा चुके थे कि अब तो पैसा बरसने लगा था। अब वाकई में जो ढाबा उन्होंने किसी को बेचा था, और उसी ढाबा को फिर से खरीद लिए। अपना पुराना काम फिर से स्टार्ट हो चुका था। जैसे पहले उनकी स्थिति थी ना, पहले की तरह अब हो चुकी थी। सब कुछ आशीर्वाद उस परी की थी जो उनके साथ में अब उन्होंने मदद किया था। एवज में सब कुछ आशीर्वाद मिल रहा। अपनी सिस्टर की भी शादी की, जो कर्जा वर्जा था सब कुछ दे दे आकर के अब फिर अपनी भी शादी करते। अब इसके बाद में अपनी शादी करने के बाद अब संतुष्ट हो गए कि चलो सब कुछ हमारा काम सफलपूर्वक हो गया, अब कोई दुख चिंता अब हमारे पास में नहीं है। शादी होने के बाद वो परी फिर उनसे आके मिलती है और पूछती है कि हरीश सब कुछ सही चल रहा है ना? तब हरीश बताते हैं कि हाँ, आपकी मेहरबानी से सब कुछ सही चल रहा है। तब परी संतुष्ट होती है। लेकिन परी उनको छोड़ती नहीं है। महीना 2 महीना, कभी कभी 6-6 महीने के बाद में अब उनके पास में आकर के पूछती रहती है कि कोई ऐसा काम हो तो बताओ। लेकिन हरीश कहते कि नहीं, बस आपका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है और उसी के एवज में सब कुछ सही हो रहा है। और हरीश बताते हैं कि कभी भी मैं टेंशन में रहता हूँ ना, चिंता में डूबा रहता हूँ किसी काम से, तब वो मेरे सपनों में आ जाती है। अब बताती है कि हरीश तुम ऐसे काम कर लो और देखो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी हरीश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हुई हो और तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरे मेल आईडी पर, आप तीनों में से किसी पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना अगले रात इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।